दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी कितना सेफ है। जब लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और फिर मुझे जिनके पास मेरे नंबर हैं वो कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं और ये पूछते हैं कि क्या सच में ये सेफ है, क्या इसमें इतने रिटर्न मिलते हैं और ये तो मार्केट बेस्ड होता है, तो फिर ये कैसे सेफ हो सकता है क्योंकि शेयर मार्केट तो कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है। मार्केट अगर नीचे हो गया तो हमारे पैसों का क्या होगा। तो आज उसी को सब कुछ मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ कि ये कितना सेफ है कि नहीं है और इसके क्या फैक्टर्स हैं जो आपको प्रॉफिट देने वाले हैं, आपको रिटर्न किस हिसाब से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सब कुछ इसमें क्लियर हो जाने वाला है और इसके बाद आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं इन्वेस्ट करना है। और या फिर आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं कि क्या ये बात सही है या फिर नहीं सही है, क्योंकि मैंने इस पर ढेर सारी रिसर्च की है और उस रिसर्च के बेस पे आपको सारे फैक्टर्स मैं बताने वाला हूँ। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेस इसका समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, ये क्यों शुरू हुआ। तो इसको पहले समझ लेते हैं, तब आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी कि एसआईपी कितना सेफ है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी जरूरी है। दोस्तों पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग या तो एफडी में इन्वेस्ट करते थे या फिर रिकरिंग डिपॉजिट करते थे। एफडी क्या होता है कि आपके पास एक साथ 5-10 लाख रुपए हैं, 1 लाख 2 लाख 50,000 या 10 लाख 20 लाख, जो भी आपके पास एक मुश्त अमाउंट है, वो आप बैंक में जाते थे और उनसे कहते थे कि हमें इसको फिक्स करना है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जो भी टाइम पीरियड के लिए आप उसको फिक्स करना चाहते हैं, आप उस पैसे को उसमें फिक्स कर देते हैं और आपको उसमें 6-7% का ही रिटर्न मिलता था। पहले 6-6.5% मिलता था, अभी बढ़ के वो 7.1% शायद हो गया है, ये आप चेक कर लीजिएगा। और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता था कि जिसके पास एक साथ पैसे नहीं होते थे, जो एक सैलरीड बंदा है तो उसके पास 4 लाख 5 लाख एक साथ नहीं होते थे, और अगर 4-5 लाख होने का इंतजार करे तो उसको 6-7 साल नौकरी करके पहले उन पैसों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जब उस पैसे उसके पास पड़े रहेंगे तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, तो रिकरिंग डिपॉजिट कर देते थे। रिकरिंग डिपॉजिट भी एक एफडी होती थी कि 5 साल 6 साल 7 साल टाइम जो भी आप उसमें डिसाइड कर सकते थे, बैंक जाके उसको कर देते थे। रिकरिंग का मतलब है कि हर महीने आप उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करते जाते थे और वो आपकी एफडी में ऐड होता चला जाता था। और आज के टाइम पर ज्यादातर लोग जो है वो एफडी पर ही भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें एफडी में गारंटी मिलती है कि भाई उनको 7% रिटर्न मिलना ही मिलना है। लेकिन क्या एफडी सेफ है कि नहीं है, ये सवाल भी बहुत बड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एफडी भी सेफ नहीं है। एफडी में भी अगर बैंक के साथ कुछ होता है या बैंक करप्ट हो जाती है, बैंक भी बहुत सारी बैंकें भी हैं जो बंद हो गई हैं, तो ऐसे केस में आरबीआई भी सिर्फ आपके 5 लाख रुपए की गारंटी देता है। अगर आपने 25-30 लाख की एफडी कराई है या 5 लाख के ऊपर जो भी आपका पैसा है, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी कि आपको सिर्फ जो एफडी कराई है उसके 5 लाख रुपए ही आपको वापस मिलेंगे, या आपने बैंक में जो पैसे जमा किए हुए हैं वो उसमें से सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, भले ही 5 लाख के ऊपर आपने करोड़ों क्यों ना उसमें जमा करके रखे हो, करोड़ों की एफडी क्यों ना करा रखी हो। और फिर एक दिक्कत इसके साथ और है कि आपको 7% का अगर रिटर्न मिल रहा है इसमें सालाना, तो ये आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है। होता क्या है कि जो सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे हो सकता है 4-5 साल 6 साल के बाद जो 6-7% का इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई दर जो हर साल बढ़ती जाती है, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं। जैसे कि मेडिकल है तो मेडिकल में हर साल 10-15% बढ़ जाता है, खाने के आइटम है, खाने के आइटम भी हर साल 5-6% 7% बढ़ जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं सस्ती भी होती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज हैं, वो पहले महंगे थे अब सस्ते हो गए हैं। लेकिन बाकी ऑल ओवर चीज़ें जो बढ़ती हैं और घटती हैं, तो वैसे में महंगाई दर क्या है, 6 से 7% इस टाइम पे कैलकुलेट करते हैं कि इतनी हर साल बढ़ जाती है। इस हिसाब से अगर आप काउंट करते हैं तो एफडी में आपको जो 7% का रिटर्न मिल रहा है वो तो सेम का सेम है। यानी कि जो पैसे अगर आपने आज 10 लाख रुपए की एफडी की है, तो अगले 6-7 साल बाद जब 6-7% का हर साल इन्फ्लेशन हो रहा है तो आपके पैसे उतने ही रहेंगे। अमाउंट आपको बढ़ा हुआ दिखेगा कि आपके 10 साल में एफडी डबल हो गई, 10 लाख के 20 लाख हो गए, लेकिन उनकी वैल्यू तो 10 लाख ही है। आज जो 10 लाख में आप खरीद पा रहे हो, 10 साल बाद आप 20 लाख में उतनी चीजें खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीज ही उतना हुआ है जितनी की महंगाई हुई है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी पे कि एसआईपी कितना सेफ है, कैसे सेफ है या फिर नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसको शुरू करने की जरूरत क्या पड़ी। तो होता क्या है कि शेयर मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट को जो सब लोग समझते हैं, एक आम आदमी, मैं और आप, जब तक उनको इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है, वो इसको एक सिंपल वे में समझते हैं कि ये एक सट्टा बाजार है और अगर हम इसमें पैसे लगाएंगे तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। बिल्कुल सही बात है,
इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जिनको इसकी नॉलेज नहीं है, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की है, वो अगर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ये मतलब होता है कि आप डायरेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, और आपको अगर नहीं पता है कि उस कंपनी का काम क्या है, वो काम कैसे करती है, उसके रिटर्न कैसे हैं, उसके पास प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं, उसका फंड कितना है, वो कैसे ग्रो कर रही है और किस फील्ड में जा रही है, किस फील्ड में काम कर रही है, या उसकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट उसकी जो बैलेंस शीट वगैरह है, वो सब आप स्टडी नहीं करना जानते हैं, ये सब नहीं पता कर सकते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है वो कंपनी बंद होने वाली हो, उसके पास ढेर सारा कर्जा हो, वो उसके शेयर डाउन हो जाएं, तो ऐसे में आपके पैसे डूब सकते हैं। तो शेयर में इन्वेस्ट करने पर ये रिस्क होता है कि आप किसी एक में इन्वेस्ट करते हैं और अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो आपके पैसे ग्रो करते हैं, अगर वो ग्रो नहीं करती है तो आपके पैसे ग्रो नहीं करते हैं। तो इसीलिए लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि सबके पास इसकी नॉलेज नहीं थी और सब लोग नॉलेज हर जगह अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि पहले के टाइम पे इंटरनेट भी नहीं था, तो लोगों को जानकारी भी नहीं होती थी। लेकिन ये 2020 के बाद से, लॉकडाउन के बाद से मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल फंड का क्रेज बढ़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है और लोग जो है वो पैसे एफडी बैंक में रखने की बजाय अगर म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो उनको ग्रोथ ज़्यादा मिलती है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है। कैसे मिलता है इसकी बात भी आगे करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि पहले के टाइम पे क्या ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, तो ज्वाइंट फैमिलीज में जो घर के मेंबर्स होते थे वो जब इनकम लेके आते थे तो घर में एक हेड होता था हमेशा, उसके पास अपनी इनकम दे देते थे कि ये रही हमारी इनकम, और वो बंदा पूरे घर को कैसे चलाना है, कहाँ कौन से खर्चे करने हैं, कहाँ पे ज़मीन लेनी है, कहाँ पे घर बनवाना है, या जितनी भी फाइनेंशियल डिसीजन होता था वो एक हेड जो होता था वो लेता था। आज के टाइम पे तो सबका अपना पर्सनल है, कोई भी अपनी सैलरी किसी को देता नहीं है, तो वो चीज़ें अलग चलती हैं। तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था, तो वो क्या होता था, मतलब सब लोग मिलके किसी एक बंदे को देते थे म्यूचुअली, तो इसको होता है म्यूचुअल, तो वो एक बंदा हर चीज़ को कंट्रोल करता था। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा ही होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, ढेर सारी कंपनीज हैं, एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, सबके अपने अपने म्यूचुअल फंड फर्म है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि देश भर में जो लोग भी एसआईपी करते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इकट्ठा करते हैं, वो लोग इन कंपनीज को पैसे देते हैं, और ये कंपनीज क्या करती हैं कि ये आपके पैसों को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं डायरेक्टली जाके। इनके पास पूरी प्रोफेशनल्स की टीम बैठी होती है जो आपके पैसों को पूरा एलोकेट करती है, और ये देखती रहती है रोज के बेसिस पे कि किस कंपनी की क्या ग्रोथ है, किस कंपनी में डाउनफॉल होने वाला है, या क्या चीज़ें उसमें अच्छी होने वाली हैं। उन सबको देख के उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में, कई सारी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहता है। अब ऐसा होता है कि ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये लाखों की सैलरी भी लेते हैं। अब आप अगर सोचो कि यार हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लेंगे, प्रोफेशनल को हायर कर लेते हैं, और आपको एसआईपी करनी है महीने के 2000 रुपये की, तो जब आप 2000 रुपये की एसआईपी हर महीने कर रहे हो तो आप लाखों की सैलरी वाला प्रोफेशनल हायर कैसे कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे नॉमिनल सी फीस लेता है और सबके पैसों को इन्वेस्ट करता है। चूंकि यहाँ पब्लिक ढेर सारी होती है तो उसको आपसे पर्सनली ढेर सारे पेमेंट लेने की ज़रूरत नहीं रहती, तो वो अपना उसमें मैनेज होता है, उनके पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ढेर सारा आ जाता है और वो आपके पैसों को बखूबी मैनेज करते हैं। इनका काम ही यही होता है कि ये हर कंपनी के बैलेंस शीट और डेटा को एनालाइज करते रहें और ये डिसाइड करें कि आपके पैसों को उसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। और म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जिन लोगों को शेयर मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है वो भी इसके थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं इनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि इन्होंने आपके पैसे को लिया है, ये जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वहां से रिटर्न निकल के नहीं आता है तो इनका नाम भी खराब होगा, इनके पास कभी कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इनको भी एक टेंशन होती है कि इनको रिटर्न निकालना रहता है, पैसे निकालने रहते हैं। इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। तो लार्ज कैप जो होता है उसकी सेफ्टी की थोड़ी सी जो ट्रस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है इसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि लार्ज कैप जो होता है उसमें टॉप 100 कंपनीज होती हैं इंडिया की, मतलब इंडिया की जो सबसे टॉप 100 कंपनीज हैं उन कंपनियों में आपका पैसा लगाया जाता है। और जब इन कंपनियों में लगाया जाता है तो टॉप 100 कंपनियों का मतलब है कि यार जो सबसे टॉप परफॉर्म कर रही हैं, सबसे ज़्यादा उनका प्रॉफिट रेशियो है, और वो कंपनियों के लॉस में जाने का मतलब है कि पूरा भारत देश लॉस में जा रहा है। तो जब सारी चीज़ें लॉस में जाएंगी तो जाहिर सी बात है यार सबके पैसे ही डाउन जाए। जब देश ही लॉस में जा रहा है तो आपके पैसे चाहे सेविंग में पड़े हों या फिर शेयर मार्केट में पड़े हों वो तो डाउन होने ही होने हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि अगर किसी कंपनी में कोई डाउनफॉल आने वाला है तो उसको पहले
नॉलेज से ये एनालाइज करके प्रेडिक्ट कर लेते हैं और उसमें से अपना पैसा निकाल के किसी दूसरी ऐसी कंपनी में लगा देते हैं जो ग्रो होने वाली है, जिसमें अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और ये बात तो जो पिछले डेटा से पिछले 25-30 सालों 40 सालों का जो डेटा है उसको एनालाइज करके जो पता चली है, उसको देखने के बाद आप भी अगर गूगल पे देखेंगे तो आपको भी ये डेटा क्लियरली मिल जाएगा कि जो एफडी का रेट है उससे कहीं ज़्यादा हमेशा, मतलब एफडी के रेट से ज़्यादा तो ये रिटर्न आज तक एसआईपी ने दिया ही है, म्यूचुअल फंड ने एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न दिया हुआ है। और अगर आप पिछले 25-30 सालों का डेटा देखेंगे तो जो लार्ज कैप है उसने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। ये मैं डेटा के बेस पे कह रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं कह सकता कि आपको इतना रिटर्न मिल ही जाएगा। आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है डाउन भी हो जाए, किसी साल में हो सकता है आपको -5% का रिटर्न मिल जाए, किसी साल में हो सकता है 50% 100% का रिटर्न मिल जाए। और ऐसा नहीं है, कई कई साल में रिटर्न दिए भी हुए हैं। स्टॉक मार्केट में भी जो होता है, लोग डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी लोगों को कभी कभी 200-300% का रिटर्न मिल जाता है। एक ही साल में आपके पैसे 2-3 गुना हो जाते हैं और कभी कभी आपके जो पैसे होते हैं वो जीरो भी हो जाते हैं। हो सकता है आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 6 महीने में आपके पैसे जीरो हो जाए, कंपनी ही डूब जाए, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इसमें कई सारी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया होता है। मान लीजिए कि आपका 10 कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, उसमें से 3 कंपनियां डाउनफॉल में चल रही हैं, 3 कंपनियां लॉस में चल रही हैं, लेकिन बाकी की जो 7 कंपनियां हैं वो प्रॉफिट में चल रही हैं, तो वो एवरेज एक बराबर हो जाता है और आपको रिटर्न हमेशा प्रॉफिट में ही मिलता है। इसके साथ एक और प्रोबेबिलिटी होती है कि जब आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल में क्या होता है कि हो सकता है उस साल कोई पेंडेमिक आ गया हो, जैसे कि अभी लॉकडाउन आया था, तो लॉकडाउन में सारे काम बंद हो गए थे। और जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी काम नहीं करेगी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई भी कंपनी है, अगर वो काम नहीं करेगी, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाएगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी इनकम नहीं होगी। और जब इनकम नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपको प्रॉफिट वो कैसे देगी? तो ऐसे में क्या होता है कि 1 साल में आपके पैसे हो सकता है 1 लाख रुपए -20%, 80,000 ही बचे। लेकिन जब आप वही पैसे 2-3 साल के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं तो हो सकता है अगले साल 50% का रिटर्न मिल जाए, तो आपके पैसे 1.5 लाख भी हो जाए या 1.5 लाख से 2 लाख भी हो जाए, या हो सकता है 300-400% का रिटर्न मिल जाए, आपके पैसे 3-4 गुना बढ़ जाए। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो किसी साल आपको अगर माइनस में रिटर्न मिलता है, किसी साल प्लस में रिटर्न मिलता है, तो जो एवरेज बनता है वो अभी पिछले 20-25 सालों में जो लार्ज कैप का एवरेज है वो 15% के ऊपर ही मिला हुआ है। ये डेटा कह रहा है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं। तो ये जो डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको सही नॉलेज मिल सके और आप सही डिसीजन ले सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, तभी इन्वेस्ट करिएगा। यहां से सीखिए, क्योंकि जानकारी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर हम म्यूचुअल फंड में रिटर्न की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें तो अगर आप 1 साल के लिए अपने पैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50 होती है कि आपको रिटर्न मिल भी सकता है और आपको रिटर्न नहीं भी मिल सकता है, आपके पैसे डूब भी सकते हैं। लेकिन जब आप 3 साल के लिए इन्वेस्टेड होते हैं म्यूचुअल फंड में तो ये प्रोबेबिलिटी 90% बढ़ जाती है कि आपको 90% पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। 10% हो सकता है आपके पैसे कम हो जाएं। लेकिन जब आप 10 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टेड होते हो तो ये प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। देखो, रिटर्न आगे पीछे हो सकता है, कम मिले ये अलग की बात है, लेकिन ज़्यादातर केसों में अभी क्या हुआ है, जो पिछले 20-25 सालों का डेटा, जो कि मैं पहले भी इस वीडियो में बता चुका हूं कि जो डेटा है उसके बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूं कि आपको 15% से ज़्यादा का रिटर्न तो मिला ही है। मैं कह रहा हूं अगर किसी वजह से ये रिटर्न कम भी होता है तो एफडी से ज़्यादा तो मिल ही जाएगा। दोस्तों, ये रिटर्न बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, क्योंकि इसको फिक्स कहा ही नहीं जा सकता, ये फिक्स कोई नहीं कह सकता। क्योंकि जैसे कि अभी कई कंट्रीज में वॉर चल रही है, अगर ये वॉर बढ़ जाती है और ये वर्ल्ड वार में तब्दील हो जाती है तो हो सकता है मार्केट को और बड़ा नुकसान हो जाए। जो व्यापार है, बिजनेस चल रहे हैं लोगों के, क्योंकि जो हमारे यहाँ की कंपनियां टॉप है वो विदेशों में भी व्यापार करती हैं, इंडिया की ग्रोथ भी कम होगी उससे। अगर इंडिया भी वॉर में जाता है तो वहां भी दिक्कत आएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मार्केट डाउन जाता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड होते हो तो अगर 2-3 साल वॉर चल रही है, वॉर के बाद फिर से देश ग्रो करना शुरू करेगा तो वो फिर प्रॉफिट में आके आपके पैसों को रिटर्न दे ही जाएगा। तो इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। लॉकडाउन के बाद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर बात करना शुरू की, डिबेट शुरू हुई और यूट्यूब पे खासकर एसआईपी को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं नॉलेज के, तो लोगों को अवेयर हो गए। जबकि म्यूचुअल फंड बहुत पहले से चला आ रहा
रहा है, लेकिन कभी भी आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले आपको एफडी के बारे में ही क्यों बताते हैं? क्योंकि जब आप उनके पास एफडी करते हैं तो उनके पास 7 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल या 10 साल जितने साल के लिए भी आप एफडी करते हैं तो वो पैसा उनके पास सेफ हो जाता है कि अब उसके पहले तो आप अपनी एफडी तोड़वा ही नहीं सकते। पहले तोड़वाते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस अलग काट लेंगे आपके ऊपर से, आपको ब्याज भी कम देंगे। तो हर हाल में बैंक वालों का ही प्रॉफिट होता था। तो वो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कभी नहीं बताते थे। कोई भी अगर मुझे ये बता दे कि बैंक वाले ने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया कि आप हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, मुझे लगता है ये केस बमुश्किल से 1% होगा या वो भी नहीं होगा। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया। मैं तो कई सारी बैंकों के साथ काम कर चुका हूं, तो मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया म्यूचुअल फंड के बारे में। सब यही कहते हैं कि एफडी करा लीजिए, एफडी करा लीजिए, एफडी के पीछे ही पड़े रहते हैं क्योंकि इसमें बैंक का प्रॉफिट होता है। और आज के टाइम पर आरबीआई ने रिपोर्ट भी जारी की हुई थी कुछ महीने पहले कि बैंकों में जो डिपॉजिट है वो कम हो रहा है, म्यूचुअल फंड में सारे पैसे जा रहे हैं, शेयर मार्केट में सारे पैसे जा रहे हैं, जिससे बैंक का प्रॉफिट कम हो रहा है। और ये बैंकों के लिए बहुत ही टेंशन वाली बात है कि बैंकों का काम कैसे चलेगा। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी पब्लिक ऐसी है जो बैंकों में पैसे रख रही है और एफडीज कर रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कुछ पैसे वैसे भी बैंक में रखने ही होते हैं, सारे पैसे आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में कहीं इन्वेस्ट नहीं कर देने हैं। कुछ पैसे आपको सेव भी रखने होते हैं अपने अकाउंट में बैंक में, जो आप रोज के खर्चे जैसे चलाने हैं। तो ये सब चीजें तो बैंक में ही रहनी है आपकी। म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ एक प्रोपोर्शन छोटा सा इन्वेस्ट करना है जो आप सेविंग कर रहे हो उसका। बाकी आपको जो डेली नीड के पैसे हैं, जो आपको अपनी वांट पर खर्चा करने हैं, जो आपको अपने घर पर खर्चे करने, वो सब आपको अपने सेविंग अकाउंट में ही रखना है। वो आपको म्यूचुअल फंड में डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता चले आपकी जितनी सैलरी है सब उठा के आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने म्यूचुअल फंड कितना सेफ है इसके बारे में काफी हद तक डिटेल बता दी है। अगर जो चीजें मैं भूल गया हूं या कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा और सही एजुकेशन आपको दूंगा, जिससे आप सही नॉलेज के साथ सही डिसीजन ले सकें, अपने फाइनेंशियल से बात कर सकें और वो फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपका है वो भी आपको, जब आपको चीजें पता होती हैं तो वो भी आपको सही सलाह देता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।